आईएएस बनकर बेटे ने जो कहा, सुनकर पूरा घर चुप हो गया। हमारी आज की कहानी है एक नया सफर। अपने घर के हर कोने को निहारते हुए सुधा की आंखें आज आंसुओं से सराबोर थी। 52 वर्ष की उम्र में जब जीवन का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका था, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। दिल में तूफान मचा हुआ था। 27 साल पहले जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि कभी ये कदम उठाने की नौबत आ जाएगी जो वो आज उठाने जा रही थी। सुधा की आंखों के सामने उसका अतीत किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। उसे याद आने लगा 27 साल पहले का वो दिन जब सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी उसकी कोमल काया उसे किसी राजा की रानी होने का आभास करा रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का लाल रंग कितना खिला था। नई साड़ी में वो सजी धजी अपने सौभाग्य को सराहते हुए आईने में स्वयं को निहार रही थी। अचानक उसे बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाजें आने लगी। आवाज चलचा यार था, मानो कोई बर्तनों को जानबूझकर पटक रहा हो। महारानी अभी तक सो रही है, घर में बहू बनकर आए। आज दूसरा दिन है पर कुछ जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। कामकाज चूल्हा चौका क्या अब भी हम करेंगे। बहू आई है तो अब घर की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती। सुधा जल्दी से अपनी साफी का बल्लू सिर पर डालकर कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य ऐसा जैसे वह कोई मुजरिम हो। सास और ननद की तीखी नजरों का सामना करते हुए वो अपराध बोध से ग्रसित होती जा रही थी। सास ममता देवी ने उसे कड़क आवाज देकर बुलाया और तीखे कर्कश स्वरों में अपना फरमान सुनाया, आज से रसोई तुम ही संभालोगी। ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना चेहरे पर कोई मुस्कान, ना कोई प्यार भरी बातें। सुधा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराने की कोशिश की। सुधीर के साथ जब उसका रिश्ता तय हुआ था तो उसकी आंखों में उसी की तस्वीर बस गई थी। सुधीर की सौम्य मुस्कान और शांत स्वभाव ने उसके दिल को छू लिया था। माता पिता ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया था। सुधा ने सोचा था कि नई बहू के आने की खुशी में ससुराल वाले रस्में करेंगे। उससे शगुन के तौर पर कोई मीठा पकवान बनवाएंगे, जैसा कि उसने अपने आस पड़ोस में देखा हुआ था। लेकिन यहां सब उलट था। उस दिन से सुधा को रसोई में खड़ा कर दिया गया था। सास ने सख्त लहजे में उसकी सारी ड्यूटी बता दी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक घर का एक एक काम अब उसे ही करना था। सुधा ने कभी अकेले इतना काम नहीं संभाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह की चाय बनाकर जब वह सास के सामने गई तो सास ने पहली चुस्की लेते ही तंज कस दिया। ये क्या बनाया है? चाय ऐसी होती है क्या? कोई नौकरानी भी इससे बेहतर चाय बनाती है। माँ जी, अगर पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा चाय बना देती हूं, सुधा ने घबराई आवाज में कहा और फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की। लेकिन तभी सास की ऊंची आवाज सुनकर उसके हाथ पैर कांप उठे। नहीं पीनी मुझे अब चाय, मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। तुम्हारी मां ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया। कहते हुए सास ने चाय का कप उठाकर जमीन पर दे मारा। सास का ऐसा व्यवहार नई नवेली बहू सुधा की आत्मा को छलनी कर गया था। सास ममता देवी एक सख्त मिजाज औरत थी, जिसके लिए बहू का मतलब था घर के काम करने वाली मशीन, जो बिना शिकायत, बिना थके एक के बाद एक सारे काम करती जाए, जिसे गलती करने का हक नहीं था। कभी कोई गलती कर भी बैठती तो सास रखर कर ताने मारती, हमारे तो भाग ही फूट गए, ऐसी नालायक बहू माथे मर दी। हमारे सुधीर ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसे चुनकर। ऐसे ऐसे अनेकों व्यंग्य बाण हर रोज सुधा के दिल को चीर जाते। ननद रेखा, जो सुधा से उम्र में छोटी थी, उसने भी कहां कोई कसर छोड़ी थी। वो सुधा की हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपनी मां के सामने पेश करती और लगभग हर रोज ही कोई ना कोई तमाशा होता। एक दिन पड़ोसन घर पर आई और बातचीत करते हुए कहने लगी, अच्छा है ममता, बेटे की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब बेटी की शादी कब कर रही हो? अब तो बहू रानी भी आ गई है, घर खाली नहीं लगेगा बेटी की विदाई के बाद। हाँ आंटी जी, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो देर थोड़ी ना करेंगे। रेखा की भी अब शादी लायक उम्र है, मुस्कुराते हुए सुधा बोल उठी। लेकिन रेखा ये बात सुनकर आग बबूला हो उठी। ममता जी को भी यह बात नागवार गुजरी।
बस फिर क्या था, दोनों मां बेटी ने इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सुधा को उसी पड़ोसन के सामने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी औकात में रहो बहू। मेरी बेटी की शादी कब होगी और कब नहीं, ये देखने के लिए मैं यहां बैठी हूं। तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने वाली? सुधा की आंखें छलक आई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ससुराल वालों की नजरों में तो वो एक नौकरानी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब सुधीर, जिसे सुधा ने अपने सपनों का आधार बनाया था, उसने भी किसी मामले में उसका साथ नहीं दिया। शादी के बाद शुरुआती दिनों में तो उसने पत्नी के साथ सही बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे वह मां और बहन की बातों में आ गया। सुधा को तो उसने इंसान समझना ही छोड़ दिया था। हर बात में आदेश, हर लहजे में हुक्म। वो जब उससे कुछ कहता तो सुधा जैसे काम जाती। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, अधिकार था, और वो अधिकार भी ऐसा जिसमें सम्मान की कोई जगह नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे जब सुधा ने रात का खाना बनाकर सुधीर को परोसा, तो उसने एक निवाला खाते ही प्लेट सरका दी। इतना नमक डालने की क्या जरूरत थी? खाना बनाने की भी अकल नहीं है तुम्हें? थकी हारी सुधा कहां सोच रही थी कि पति घर आएगा तो बैठकर उससे दो बातें करेगी। कहां, वो आते ही उस पर बरस पड़ा। माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, सुधा कांपती आवाज में बोली। फिर सुधीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि सुधा का दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा। सुधीर का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। होता भी क्यों ना, रात को घर लौटते ही सबसे पहले वो मां के कमरे में जाता था, जहां उसकी मां और बहन उसे सुधा के खिलाफ भड़काने की पूरी तैयारी करके बैठी होती थी। सुधा की छोटी छोटी गलतियों को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर सुधीर के सामने पेश करती थी कि वो पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो जाता। सुधा ये बात जानती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पति से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, सुधीर ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मां और बहन गलत हैं। मां जो कहती है वो ठीक कहती है। तुम अपनी गलतियां सुधारो। अपनी मां और बहन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। सुधीर की आवाज इतनी ऊंची थी कि कमरे से बाहर तक जा रही थी। पति का ऐसा व्यवहार देखकर सुधा हैरान रह गई और घबराकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। रात भर तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई। अब तो ससुराल में सुधा का हर दिन एक इम्तिहान बनता जा रहा था। वक्त बीतने लगा और सुधा का मन धीरे धीरे टूटता गया। वो हंसती खेलती लड़की, जो कभी अपने सपनों की दुनिया में मस्त रहा करती थी, अब एक खामोश, सहमी हुई औरत बन चुकी थी। सुबह से रात तक घर के काम, सास की फरमाइशें, सास और ननद द्वारा की गई चुगलियां और पति की उदासीनता, ये सब उसके नाजुक मन को तोड़ते गए। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उठकर काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें बोझल थी। सुधा पलंग पर लेटी थी, लेकिन तभी सास कमरे में आई। चेहरा तिरछा किए और फटी आंखों से उसे ऐसा देखा जैसे सुधा ने कोई अपराध किया हो। क्या हुआ बहू? किस खुशी में आराम फरमा रही हो? वो मां जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार से बदन टूट रहा है, सुधा बोली। अरे, थोड़ा बुखार ही तो है। हम लोग तो तेज बुखार में भी घर का काम किया करते थे, पूरा घर संभाल लेते थे। यह आजकल की लड़कियां तो बस बहाने बनाने में माहिर हैं। सुधा कुछ बोलना चाहती थी पर गले से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त सुधीर कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर सुधा पर डाली, फिर बिना कुछ कहे मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ा दी। बदन टूट रहा है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बुखार की दवा से भी आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टर के पास ले चलोगे क्या? सुधा ने खुद से ही अपना हाल बताते हुए सुधीर से पूछा। टाइम नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, और वैसे भी मामूली बुखार है, सारा काम करने के बाद आराम कर लेना।
फिलहाल मेरे लिए नाश्ता बनाओ। माँ भी कब से नाश्ते का इंतजार कर रही है, कहते हुए वह नहाने चला गया। सुधा के दिल में जो बची खुची उम्मीदें थी वह भी टूट कर बिखर गई। कपक पाते हुए वह उठी और रसोई में जाकर रोटियां पकाने लगी। सिर घूम रहा था पर काम तो करना ही था। आंसू खामोशी से गालों पर बहते रहे। उस दिन के बाद सुधा ने शिकायत करना छोड़ दिया। चुपचाप सब करती, झाड़ू, पोछा, रसोई, कपड़े, वो बस चलती जा रही थी एक मशीन की तरह। कभी कभी वह थक कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती तो सास आवाज देने लगती और कोई ना कोई काम उसे बता देती। कभी सुधा माँ से फोन पर बात करने लगती तो सब उसे ऐसी निगाह से देखते जैसे वह कोई गुनाह कर रही हो। उसका अपना घर था लेकिन उसमें उसके लिए कोई भी कोना निजी नहीं था। एक दिन जब सास, ननद और सुधीर बाहर किसी रिश्तेदार के यहां गए थे, सुधा अकेली थी। उसने अपनी मां को फोन लगा दिया। गला भर आया था उसका। मां, मैं थक गई हूं। यहां कोई मुझे समझता ही नहीं। मेरा अपना पति भी मेरी नहीं सुनता। फोन के उस पार मां कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी आसान नहीं होती। एक चीज है जो पति को जोड़ती है, बच्चा। जब तू मां बनेगी ना, सब बदल जाएगा। सुधीर का मन भी बदलेगा और सास, ननद भी तेरी कदर जानेगी। मां की बातों में दर्द भी था और उम्मीद भी। सुधा ने भी सोचा शायद मां ठीक कह रही है। बच्चा होगा तो सब बदल जाएगा। शादी के 2 साल बाद सुधा की गोद में उसका बेटा आ गया। गोपाल की मासूम मुस्कान उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। उसका नन्हा सा बेटा, जिसके छोटे छोटे हाथ और दूध सी त्वचा को देखकर सुधा के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आता। उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था वो। सुधा को इंतजार था वो दृश्य देखने का जब उसका पति उसकी कोख से जन्मे बच्चे को अपने सीने से लगाए और उसका दिल मातृत्व के गौरव से भर उठे। लेकिन सुधीर ने कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं जताया। रात को गोपाल जब रोता, सुधीर गुस्से से चिल्ला उठता, तुम इसे चुप क्यों नहीं कराती? मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। सुधा चुपचाप बच्चे को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी तो सारी सारी रात जागती। लेकिन सुधीर के लिए सुधा और गोपाल जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। इधर उसकी सास ममता देवी गोपाल के रोने पर झुंझुलाकर बोलती, बच्चा चाहे रोता रहे, लेकिन ये महारानी आराम फरमाती रहेगी। ठीक से बच्चा भी नहीं संभाला जाता इससे। सुधा जवाब देना चाहती थी कि वह दिन रात बच्चे की देखभाल और घर के कामों में जुटी रहती है। क्या बच्चे की दादी और बुआ का कोई फर्ज नहीं बनता? लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। शादी के 2 साल बीत चुके थे लेकिन सुधीर ने कभी उसे एक पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं दिया। वह जो कमाता उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता और बाकी अपनी मां को सौंप देता। जब सुधा को कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती तो सुधीर ठंडे लहजे में जवाब देता, मां से मांग लो। सुधा को अपनी सास के सामने हाथ फैलाना अपमानजनक लगता था लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। ममता देवी पैसे देने से पहले 100 सवाल करती, इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या खरीदने वाली हो? सुधा को लगता जैसे वह कोई भिखारी हो। धीरे धीरे उसने पैसे मांगना ही छोड़ दिया। गोपाल के लिए जरूरी चीजें और कपड़े सुधा के मायके की तरफ से ही आ गए थे। लेकिन वह चाहती थी कि सुधीर प्यार से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद कर लाए। लेकिन सुधीर था जो आज तक अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना तक नहीं लाया था। एक दिन जब गोपाल बीमार हुआ तो सुधा घबराई हुई थी। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। सुधीर ने पहले ही समय नहीं है बोलकर जाने से मना कर दिया था। लेकिन सुधा के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने हिम्मत करके सुधीर से कहा, गोपाल को डॉक्टर के पास मैं ले जाती हूं, बस दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। सुधीर मोबाइल से नजर हटाए बिना बोला, मां से लो ना, घर का सारा खर्च वही तो देखती है। खर्च के लिए कुछ पैसे आप भी तो मुझे दे सकते हैं ना। कब तक मैं मांझी से पैसे मांगती रहूं? सुधा ने कहा, बहस मत करो, जो कहा है वही करो।
सुधा का गला भर आया। वो उठी, गोपाल को संभाला और झिझकते हुए सास के पास पहुंची। लेकिन सास ने ताना मारते हुए कहा, पहले तो बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अब जब वो बीमार पड़ गया तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। पहले हिसाब दो, पिछले पैसे का क्या किया? 1 सप्ताह पहले ही तुम मुझसे 100 रुपए लेकर गई थी। पर वह तो सिर्फ 100 रुपए थे माँ जी। इतनी महंगाई है, अभी पूरे 3 महीने पड़े हैं स्कूल शुरू होने में, ममता देवी ने अन्य स्वर में कहा, जैसे उन्हें इस विषय में कोई दिलचस्पी ही न हो। मां जी, मैं चाहती हूं गोपाल किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। अभी से एडमिशन की तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर्म निकल चुके हैं। सुधा ने धीरे से अपनी बात रखी। तो क्या हमारे टाइम में कोई इंटरव्यू देकर स्कूल में जाते थे? ममता देवी ने ताना मारते हुए कहा, गांव के स्कूल में पढ़ लिया, आदमी बन गए। अब ये लोग बच्चों को स्कूल नहीं, कंपटीशन की फैक्ट्री में भेजना चाहते हैं। मां जी, जमाना बदल गया है, अब अच्छी पढ़ाई के बिना कुछ नहीं बनता, सुधा ने संयमित स्वर में जवाब दिया। सुधीर, जो अब तक चुप था, मोबाइल से नजरें हटाए बिना बोला, इतना बड़ा खर्च कौन उठाएगा? हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। पास के स्कूल में एडमिशन करवा दो, वही ठीक रहेगा। लेकिन सुधीर, मैं चाहती हूं गोपाल को सही शिक्षा मिले, ताकि उसे हमारी तरह। कहते कहते सुधा की आवाज रुंध गई। मतलब क्या है तुम्हारा? हमने क्या उसे गलत शिक्षा दी? ममता देवी भड़क गई और सुधीर भी झुंझला गया। सुधा चुप हो गई। उसे मालूम था कि बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन उस रात उसने अपने तकिए में मुंह छिपाकर लंबा रोना रोया। अगले दिन सुबह सुधा ने बिना कुछ कहे खुद ही स्कूल जाकर फॉर्म लिया। उसने गोपाल के स्कूल एडमिशन के लिए अपने शादी के गहनों में से एक पतली चूड़ी बेच दी। पैसे कम थे, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं थी। फॉर्म भरकर, दस्तावेज जमा कर जब वह वापस आई तो आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। कुछ हफ्तों में इंटरव्यू की तारीख आई। सुधा ने गोपाल को पूरी लगन से तैयार किया। अंग्रेजी अक्षर, कविता, सामान्य बातें वो खुद पढ़ाती, खुद सुनती, जैसे खुद दूसरी बार जी रही हो। इंटरव्यू के दिन सुधा पहली बार साड़ी में सजकर नहीं, एक साधारण सलवार में गई, जिसकी जेब में एक मां की उम्मीदें और जेब की गहराई में सीमाएं छिपी थी। गोपाल ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। जब रिजल्ट आया और गोपाल का चयन हो गया तो सुधा खुशी से फूट पड़ी। पर फिर वही बात, फीस भरने का वक्त आया और पैसे नहीं थे। सुधा जानती थी अब कोई मदद नहीं मिलेगी। उस रात वो अपने कमरे में बैठी रही। ममता देवी और सुधीर टीवी देख रहे थे और गोपाल अपने खिलौनों में खोया हुआ था। सुधा ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, भगवान, मुझे रास्ता दिखा दो। और तभी उसे याद आया, शहर में एक सिलाई क्लास चलती है, जहां औरतों को हुनर सिखाकर उन्हें काम से जोड़ा जाता है। उसने अगली सुबह जाकर उस क्लास में दाखिला ले लिया। अब सुधा के दिन फिर बदलने लगे थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो नया सेशन शुरू होने में समय है। तुम अभी से स्कूल की बात लेकर बैठ गई हो। ममता देवी ने बेमन स्वर में कहा, मैं चाहती हूं गोपाल को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालूं। कॉन्वेंट में एडमिशन के लिए 3 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ता है। सुधा ने धीरे से अपनी बात रखी। ममता देवी ने तुरंत मुंह बिचकाते हुए कहा, क्या जरूरत है इतने छोटे से बच्चे को दूर भेजने की? हमारे जमाने में तो बच्चे पास के सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। सुधीर, जो अब तक खामोश था, बोला, मां ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं इसे बड़े स्कूल में डालने की। सुधा ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। आज के जमाने में अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी है। बच्चा अगर अच्छा स्कूल जाएगा, तभी उसका भविष्य बेहतर बनेगा। बस बस, ये सब फालतू की बातें हैं, ममता देवी ने टालते हुए कहा, जैसे ये सब मुफ्त में होगा। मां जी, खर्च की चिंता मत कीजिए, मैं नौकरी कर लूंगी, सुधा ने साहसिक स्वर में कहा। इतना सुनते ही सुधीर भड़क गया।
अच्छा, अब तू नौकरी करने जाएगी, फिर घर का सारा काम कौन करेगा? बहाना चाहिए बस काम से बचने का। खुद बाहर घूमेगी और मां घर में रोटियां पकाएगी। सुधा ने संयम से जवाब दिया, मैं गोपाल के लिए कर रही हूं, उसका भविष्य। बस, अब और एक शब्द नहीं। सुधीर की कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंजी और पैर पटकता हुआ वो बाहर निकल गया। सुधा वहीं सन्न खड़ी रह गई, लेकिन उसके मन में जो ठान लिया था वो उससे पीछे हटने वाली नहीं थी। अगले दिन सब्जी लेने का बहाना बनाकर वो स्कूल गई और चुपचाप गोपाल का फॉर्म भर दिया। कुछ दिन बाद उसे मायके जाने का मौका मिला। ससुराल से छुट्टी लेना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे 2 दिन की छुट्टी मिल ही गई। मां बाप से मिलकर उसे थोड़ी राहत मिली। उनकी ममता और अपनापन कुछ समय के लिए उसे आजादी का एहसास दे गया। असली सुकून तब मिला जब वो अपनी बचपन की सहेली सीमा से मिलने गई। सीमा भी छुट्टियों में मायके आई थी। दोनों सहेलियां जब मिली तो बचपन की शरारतें, स्कूल की बातें और गलियों की हंसी ठिठोली सब यादें ताजा हो गई। सुधा का मन हल्का हो रहा था, मानो वो फिर से वही बेफिक्र लड़की बन गई हो। पर कहीं भीतर ये एहसास भी था कि ये पल चंद घड़ियों के मेहमान हैं। उसे फिर उसी जीवन में लौटना है जहां हर दिन समझौते हैं। सीमा उसकी उदासी भांप गई। क्या हुआ सुधा, तू इतनी चुप क्यों है? सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ टालना चाहा, लेकिन सीमा की जिद के आगे टूट गई। उसने अपनी सारी तकलीफ कह सुनाई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, काश मैं कमाती तो कम से कम अपने बेटे के लिए कुछ कर पाती। सीमा ने मुस्कराते हुए कहा, तो बाहर क्यों जाना? घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। तू पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब आता है। न बाहर जाना पड़ेगा, न गोपाल की देखभाल में दिक्कत होगी। सुधा ने गहरी सांस ली। बात तो सही है, लेकिन ससुराल वाले अगर विरोध करें तो? घर में बात बात पर हंगामा हो जाता है। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। सुधा, डर डर के जीना बंद कर। अगर तू अपने बेटे का भविष्य चाहती है तो पहले खुद को खड़ा करना होगा। किसी से उम्मीद मत रख। सुधा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन हल्की चिंता भी थी। अगर सफल ना हो पाई तो? सीमा हंस पड़ी। शुरुआत तो कर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 2 दिन बाद जब सुधा वापस ससुराल लौटी तो वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसके भीतर एक चुपचाप आत्मबल था। उसने एक शाम ममता देवी से कह ही दिया, मां जी, मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूं। ममता देवी का चेहरा तमतमा गया। ट्यूशन? ये क्या नया तमाशा है अब? सिर्फ शाम के कुछ घंटे। घर के काम में कोई रुकावट नहीं होगी। गोपाल की देखभाल भी पहले जैसी ही होगी। सुधा ने शांति से जवाब दिया। ममता देवी को विरोध करना था, लेकिन कोई ठोस बहाना नहीं था, इसलिए वो चुप रह गई। सुधा को पहली बार लगा कि उसने एक छोटी सी लेकिन बड़ी जीत हासिल की है। रेखा इन दिनों मायके में थी। उसने ममता देवी से फुसफुसाकर कहा, मां, आपने भाभी को ट्यूशन पढ़ाने से मना क्यों नहीं किया? अगर उसके हाथ में पैसे आ गए तो फिर आपकी एक नहीं चलेगी। ममता देवी ने धीमे लेकिन चतुर स्वर में कहा, अरे, मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। दिन भर का घर का काम तो उसी से करवाऊंगी। शाम तक थककर चूर हो जाएगी, फिर पढ़ाने का शौक भी उतर जाएगा। सुधा को अब यह भी सुनाई देने लगा था, लेकिन अब वो चुप नहीं थी। वो सोच चुकी थी। अब वो सिर्फ बहू नहीं, एक मां भी थी, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। 1 महीने में ही पैसा कमाने का भूत उतर जाएगा, इसके सिर से ममता देवी ने मन ही मन तय कर लिया था। अब वो पहले जैसे छोटे मोटे काम, जैसे सब्जी काटना या कपड़े तय करना, भी नहीं करती थी। उन्होंने साफ तौर पर सारे कामों से हाथ झाड़ लिया। अब सुबह से लेकर शाम तक रसोई, सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब कुछ अकेले सुधा के जिम्मे था। शाम को 2 घंटे की ट्यूशन के बाद भी वो फिर से रसोई में जुट जाती।
सुधा को सब समझ में आ रहा था। सास उसे इतना थका देना चाहती थी कि वो खुद ही ट्यूशन छोड़ दे, लेकिन सुधा ने हार मानने का इरादा ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे खुश रहते, उनके माता पिता उसकी तारीफ करते। एक महीने बाद जब सुधा को पहली बार ट्यूशन की फीस मिली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने हिसाब लगाया। ये रकम गोपाल की किताबें, कपड़े और पढ़ाई की शुरुआत के लिए काफी थी। उसी क्षण उसने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ससुराल में शांति कहाँ। रेखा और ममता देवी दिन भर सुधा की बुराइयों में जुटी रहती। देखो न मम्मी, अब तो ट्यूशन के चक्कर में ठीक से घर का काम भी नहीं करती। एक दिन रेखा ने सुधीर से शिकायत की। ममता देवी तुरंत बोली, हाँ, गोपाल की देखभाल भी ठीक से नहीं हो रही। सुधीर हमेशा की तरह उनकी बातों में आ गया और गुस्से से चीख पड़ा, सुधा, ये क्या तमाशा चला रखा है? घर का काम छोड़ ट्यूशन का बहाना बना रही हो। सब बंद करो, वरना ठीक नहीं होगा। सुधा ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में जवाब दिया, मैं घर का हर काम कर रही हूं। गोपाल की देखभाल भी कम नहीं हो रही। ट्यूशन सिर्फ खाली समय में पढ़ाती हूं। किसी को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुधीर भौहें चढ़ाकर देखने लगा, लेकिन सुधा की आंखों की दृढ़ता ने उसे जवाब देने से रोक दिया। वो बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। सुधा अब कमजोर नहीं थी। अब उसके कदम नहीं डगमगाते। मेहनत से कमाए पैसों ने उसे आत्मनिर्भरता की ताकत दी थी। कुछ दिन बाद वह स्कूल भी आया जहां गोपाल के दाखिले के लिए फॉर्म भरा था। अब एडमिशन का समय आ गया था। सुधा ने जब यह बात सुधीर से कही तो वह कुर्सी से उछल पड़ा। फिर वही पुराना राग, मैंने साफ मना कर दिया था। घर के और भी खर्चे हैं। सुधा ने गहरी सांस ली और कहा, गोपाल की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। अगर कभी जरूरत पड़ी तभी आपसे कहूंगी। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। यह सुनकर ममता देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वाह, अब अपनी कमाई का घमंड दिखाएगी। 2-4 हजार कमाए क्या, ज़बान चलने लगी। जब बच्चा बड़ा होगा तब स्कूल की फीस, किताबें, सब कैसे संभालेगी? कहीं जाकर भीख मांगेगी। सुधीर ने भी मां का साथ देते हुए कहा, जो मन में आए कर लो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ना मैं दाखिला करवाने जाऊंगा, ना एक पैसा खर्च करूंगा। ये सब सुनकर सुधा का दिल भले ही टूट गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। अगली सुबह वह जल्दी उठी, सारा काम निपटाया, गोपाल को तैयार किया और अपनी ट्यूशन की कमाई से पैसे गिनकर स्कूल निकल पड़ी। स्कूल का गेट सामने आया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मन में एक विश्वास था। उसने गोपाल का दाखिला कराया और पहली किस्त अपनी कमाई से जमा की। जब वह गोपाल को लेकर घर लौटी, उसके चेहरे पर आत्मसंतोष की मुस्कान थी। अब गोपाल स्कूल जाने लगा था, जिससे सुधा के पास दिन में कुछ अतिरिक्त समय बचने लगा था। वो सुबह उसे स्कूल छोड़ती, घर का सारा काम जल्दी निपटाती और फिर अपने पढ़ाने पर ध्यान देती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। ट्यूशन के बच्चे बढ़ते जा रहे थे और कमाई से गोपाल की पढ़ाई और जरूरतें अच्छे से पूरी होने लगी थी। लेकिन ससुराल का माहौल अब भी वैसा ही था। सुधीर को सुधा की मेहनत या गोपाल की जरूरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी ज्यादातर कमाई अब भी ममता देवी के हाथों में चली जाती, जो रेखा और उसके परिवार पर दिल खोलकर खर्च करती थी। रेखा अब भी हफ्ते में 2-3 बार मायके आ जाती और सुधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब गोपाल बड़ा हो रहा था। घर का माहौल उसकी समझ में आने लगा था। वह देखता, मां सुबह से रात तक काम करती है, फिर भी दादी उसे ताने देती है। बुआ आती हैं तो मां का अपमान करती है। सबसे ज्यादा उसे तब दुख होता जब उसके पापा बिना वजह मां पर चिल्लाते, लेकिन कभी उसे प्यार से पास भी नहीं बुलाते। अब गोपाल की समझ उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो अक्सर अपनी मां से कहता, मम्मी,
दादी और बुआ आपके बारे में गलत बातें करती हैं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। तू ही मेरा सहारा है बेटा। आप ये सब क्यों सहती हैं मम्मी? चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई आपको तकलीफ न दे। गोपाल की ये बात सुनकर सुधा हल्के से मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, इन बातों पर ध्यान मत दो। अभी पढ़ाई पर फोकस करो। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर सब बदल जाएगा। समय की कीमत समझो बेटा, ये वापस नहीं आता। गोपाल मां की बात को दिल से समझता। वह चाहता कि उसकी वजह से मां को कभी कोई तकलीफ न हो। कभी रसोई में हाथ बटाता तो कभी खुद ही पढ़ाई कर लेता। सुधा भी दिन भर की थकावट के बावजूद हर रात 2 घंटे निकालकर गोपाल को पढ़ाती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। गोपाल पढ़ाई में लगातार अव्वल आता गया। 10वीं कक्षा में पहुंचा तो पढ़ाई का बोझ और खर्च बढ़ गया। एक दिन गोपाल बोला, मम्मी, साइंस की कुछ एक्स्ट्रा किताबें लेनी होंगी। टीचर ने कहा है जरूरी है। सुधा चुप हो गई। पर्स में कुछ ही रुपए थे। शाम को उसने हिम्मत जुटाकर सुधीर से कहा, गोपाल को किताबें चाहिए, कुछ पैसे? सुधीर ने तीखी आवाज में कहा, अब क्यों आई हो मेरे पास? खुद कमाने लगी थी ना, अब भीख मांगो। मेरे पास फालतू खर्च के पैसे नहीं हैं। दरवाजे पर खड़ा गोपाल सब सुन रहा था। वो मां के पास आया और बोला, कोई बात नहीं मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगा। अगले दिन स्कूल से लौटा तो मां ने पैसे थमा दिए। गोपाल हैरान था। मम्मी, आपने तो कल मना किया था। तभी उसकी नजर सुधा की गर्दन पर पड़ी, जो पतली सी सोने की चेन हमेशा रहती थी, अब गायब थी। उसकी आंखें भर आई। मम्मी, आपने चैन बेच दी। सुधा मुस्कुराकर बोली, बेटा, चैन दोबारा बन जाएगी, लेकिन ये वक्त नहीं आएगा दोबारा। गोपाल के मन में एक आग सी जल उठी, कुछ बनकर दिखाने की। एक दिन बोला, मम्मी, आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं देती? मोबाइल से पढ़ाओ, आजकल बहुत प्लेटफॉर्म है। गोपाल ने सुधा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया। कुछ ही समय में बच्चे जुड़ने लगे। अब सुधा ऑनलाइन पढ़ाकर अच्छी आमदनी कमाने लगी। साथ ही हर रात गोपाल को भी पढ़ाना नहीं भूली। आखिर वह दिन भी आया। गोपाल ने 10वीं बोर्ड में जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी तो सुधा की आंखें भर आई। लेकिन तभी सुधीर रिश्तेदारों में सीना तानकर कहने लगा, मेरा बेटा है, मैंने ही उसकी नींव रखी थी। मैंने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। ममता देवी भी पीछे नहीं रही। हमारे घर की परवरिश है बेटा। गोपाल ये सब चुपचाप सुनता रहा, पर दिल में उबाल आ चुका था। कुछ साल बीते। गोपाल ने ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली बार असफल हुआ तो मायूस हो गया। सुधा ने उसे गले लगाकर कहा, हार मत मान बेटा, तू मेरा शेर है। फिर से दिन रात एक कर दिए गोपाल ने। और आखिर वो दिन आया जब गोपाल का नाम यूपीएससी टॉपर लिस्ट में आया। सुधा ने आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद कहा। रिश्तेदारों के फोन, बधाइयां, घर में भीड़। सुधीर और ममता देवी खुद को गोपाल की सफलता का जिम्मेदार बताने लगे। लेकिन गोपाल अब चुप नहीं रहा। बस कीजिए पापा, मम्मी की मेहनत और त्याग से मैं यहां तक पहुंचा हूं। आपने तो कभी मेरी किताबें तक नहीं खरीदी। दादी और बुआ ने मां को अपमानित किया और आपने आंखें मूंद ली। अब और नहीं। सन्नाटा छा गया। गोपाल ने सुधा का हाथ पकड़ा। मम्मी, अब और नहीं, चलिए मेरे साथ। इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना है आपको। सुधा ने पहली बार बिना झुके, बिना डरे जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। सुधीर और ममता देवी सकते में थे। क्या ये वही सुधा है जो कभी आंख तक नहीं उठाती थी? लेकिन सुधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 27 साल की जंजीरें तोड़कर वो घर से बाहर निकली। अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, अब वो एक मजबूत मां थी। उधर
घर सूना हो गया था। सुधीर पहली बार अकेले रोया। ममता देवी को एहसास हुआ जो कांटे बहू के रास्ते में बोए थे, दरअसल वो अपने बुढ़ापे के लिए बोए थे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है सुधा ने जो फैसला लिया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।